नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 1 परिवार से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज से यहां पर आपको अध्याय वाइज प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जहां तक मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको कोई सा और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी बुक्स का निचोड़ आपको मिलेगा। सभी प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे और साथ में जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का संग्रह किया है। टोटल 100 प्रश्न हैं। एक ही अध्याय से 100 प्रश्न लिए हैं, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा गया है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो और यदि आपको देखना है तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है, शुरू से देखना है वीडियो को। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी भी बुक है उन सभी में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय हम यहाँ पर व्यतीत नहीं करते हैं। परिवार किसे कहते हैं इसके बारे में तो आपको पता होगा। एक सरल वे में कहें तो परिवार वह संस्था होती है जिसमें बालक का जन्म होता है, उसी में विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। उसे हम क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। परिवार साधारणतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार होता है। तो यहाँ पर सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिवार को भारत की आदि परंपरा किसके द्वारा कहा गया है? मैक्स मूलर के द्वारा, इरावती कर्वे के द्वारा, मनु के द्वारा या फिर कापड़िया के द्वारा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। चारों विकल्पों को जैसे ही मैं पढ़ूँ जब तक आप आपका आकलन यहाँ पर या तो कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि परिवार को भारत की आदि परंपरा किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, बालक की प्राथमिक या फिर कह सकते हैं प्रथम पाठशाला कौन सी है? समाज है, विद्यालय है, परिवार है या फिर पास पड़ोस है? ऐसी ही वीडियो आपको देखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बालक की प्राथमिक या फिर प्रथम पाठशाला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? परिवार। याद रखिएगा, बालक की प्राथमिक या फिर प्रथम पाठशाला परिवार होगा। किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई, किसके अनुसार यहाँ कहा गया है? मन, बर्गेस एवं लॉक, फ्रोबेल या फिर रेमांड। यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी घर में 4 से 5 सदस्य है, यदि किसी भी बात का वहाँ पर तर्क हो रहा है, किसी बात को रखा गया है, तो चारों पाँचों के जो तर्क हैं वो अलग अलग होंगे। कह सकते हैं 2 के तर्क मिल जाए, 3 के मिले, लेकिन पाँचों के एक साथ तर्क नहीं मिल सकते, ऐसा स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो परिभाषा दी गई दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये परिभाषा बर्गेस एवं लॉक के द्वारा दी गई है और इसी परिभाषा को परिवार की सबसे अच्छी परिभाषा मानी गई है। बाकी और भी वैज्ञानिकों ने दी हैं, लेकिन आलोचनाएं करने वाले बहुत वैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना गया है इसी परिभाषा को माना गया है। तो याद रखिएगा, ये बर्गेस एवं लॉक के द्वारा दी गई परिभाषा है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। माता के पास सत्ता वाला परिवार उसे क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृवंशी या फिर पितृस्थायी। तो यहाँ पर माता के पास सत्ता वाला परिवार जिसमें माता मुखिया होती है, उस परिवार को क्या कहेंगे? तो वो मातृसत्तात्मक परिवार होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शास्त्रीय सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत को ही पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? रास है, बर्गेस एवं लॉक है, अरस्तु एवं प्लेटो है या फिर ब्रीफाल्ट है? तो याद रखिएगा, शास्त्रीय सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो बर्गेस एवं लॉक है। इनका कहना है या फिर इन दोनों का मतानुसार है कि परिवार प्रारंभ में ही पितृसत्तात्मक था। याद रखिएगा, यदि पूछे कि बर्गेस एवं लॉक का क्या कहना था शास्त्रीय सिद्धांत में, तो इनका कहना था कि जो परिवार है वो प्रारंभ में ही पितृसत्तात्मक था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा।
यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है? रास है, मार्गन है, टाइलर है या फिर ब्रीफाल्ट है? तो याद रखिएगा जो यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे वो ब्रीफाल्ट होंगे। इसके अनुसार इनका क्या कहना है यौन साम्यवाद सिद्धांत के बारे में? तो इनका कहना है कि या फिर कह सकते हैं कि इनके द्वारा बताया गया कि प्राचीन काल में यौन साम्यवाद पाया जाता था, अर्थात कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। ये किसका कहना था? ब्रीफाल्ट का। याद रखिएगा यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रीफाल्ट को माना जाता है। 7वां प्रश्न है उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तक। यहाँ पर जो उद्विकासी सिद्धांत हैं इसके प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। मार्गन है, लोक है, फ्रोबेल है या फिर जुकरमैन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वो मार्गन को माना जाता है। इनका कहना है कि परिवार की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम से विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से हुई है। ये किनका कहना है? मार्गन का कहना है। 8वां प्रश्न है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक व प्रवर्तक कौन है? सुकरात है, प्लेटो है, टाइलर है या फिर पेस्टालोजी है? सबसे पहले हमने जाना कि शास्त्रीय सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है अरस्तु एवं प्लेटो। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वो है ब्रीफाल्ट। उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वो है मार्गन। अब आपको यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? टाइलर। याद रखिएगा टाइलर मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक व प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका कहना है कि या फिर इन्होंने बताया है कि परिवार में माता की आवश्यकता निरंतर रहती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तथा परिवार नामक संस्था बच्चों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई है। इसमें परिवार की मुखिया सबसे बड़ी जो स्त्री होती हैं वो होती हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। एक विवाह सिद्धांत। एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालोजी है, वेस्टरमार्क है, अरस्तु है या फिर जुकरमैन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। याद रखिएगा एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक वेस्टरमार्क को कहा जाता है। इनका कहना है कि मानव समाज के इतिहास में किसी भी यौन साम्यवाद एवं समूह विवाह जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। मानव समाज में परिवार का स्वरूप प्रारंभ से ही एक विवाह वाला रहा है। ये किसका कहना है? वेस्टरमार्क का कहना है, जो कि एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है परिवार में पति पत्नी का संबंध होता है, दाम्पत्य संबंध होता है, सहोदर संबंध होता है, पिता पुत्र संबंध होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो परिवार में पति पत्नी का जो संबंध होता है वो दाम्पत्य संबंध होता है। बाकी जो दो विकल्प हैं इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा, परिवार में पति पत्नी का संबंध दाम्पत्य संबंध होता है। 11वां प्रश्न है माता पिता एवं बच्चों के संबंध तथा भाई बहन के संबंध को आप क्या कहेंगे? दाम्पत्य संबंध कहेंगे, सहोदर संबंध कहेंगे, पिता पुत्र संबंध कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दाम्पत्य संबंध के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सहोदर संबंध। याद रखिएगा माता पिता एवं बच्चों के संबंध तथा भाई बहन के संबंध को आप क्या कहेंगे? सहोदर संबंध कहेंगे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है परिवार का सबसे छोटा रूप है। यहाँ पर देखिए चारों विकल्प आप देख सकते हैं। सबसे सरल प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन यदि आपको परिवार का अन्य नाम नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर गलत करके आ सकते हैं। देखिए नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको ना तो एकल परिवार दिख रहा है और ना ही एकांकी परिवार दिख रहा है, क्योंकि एकल परिवार या फिर एकांकी परिवार को नाभिक परिवार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर परिवार का सबसे छोटा रूप क्या होगा? नाभिक परिवार होगा। नाभिक परिवार की जगह आपको एकांकी परिवार भी दे सकते हैं, एकल परिवार भी दे सकते हैं। आपका राइट आंसर वो भी सही होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 13वां प्रश्न है किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा परिवार है जिसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एकल परिवार। जो छोटा परिवार होता है उसमें जो बच्चा होता है उसमें आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। किसमें? एकल परिवार में। एकांकीपन की भावना होती, जो एकाकीपन की भावना होती है वो किसमें होती है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, विस्तृत परिवार किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको सभी को जानकारी होगी। तो जो एकांकीपन की भावना होती है वो एकल परिवार में होती है, क्योंकि इसमें छोटा परिवार होता है और जहाँ पर कम लोग होते हैं वहाँ एकांकीपन की भावना होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
वह परिवार जिसमें पति और पत्नी बच्चे के साथ या बच्चों के बिना हो वह कौन सा परिवार है। तो ये सरल सा प्रश्न तो नहीं कह सकते, 4 विकल्पें देखिए। जो अनुपूरित एकल परिवार है, उपमूलक परिवार है, अनुपूरित मूल परिवार है या फिर मूल एकल परिवार है, ये चारों किसके विभिन्न या फिर किसके अंतर्गत आते हैं, किस परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। एकल परिवार के अंतर्गत अनुपूरित एकल परिवार आता है, उपमूल परिवार आता है, अनुपूरित मूल परिवार आता है और मूल एकल परिवार भी एकल परिवार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह परिवार कौन सा है जिसमें पति और पत्नी बच्चे के साथ या बच्चों के बिना हो, वह कौन सा परिवार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूल एकल परिवार। हर प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि चारों प्रकार के परिवार के बारे में आपके सामने प्रश्न आएंगे और आपको राइट आंसर लगाना होगा। यदि एग्जाम में पूछे कि वह परिवार जिसमें पति और पत्नी बच्चे के साथ या बच्चों के बिना हो तो वह कौन सा परिवार होगा, वो मूल एकल परिवार होगा। ये एकल परिवार के अंतर्गत आने वाले परिवार है। 16वां प्रश्न है, वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या अधिक अविवाहित तलाकशुदा या विधुर, जिसको हम विधवा भी कहते हैं, संबंधी रहते हो, वहाँ कौन सा परिवार है। जैसा कि मैंने आपको चारों विकल्प के बारे में बताया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ कौन सा परिवार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुपूरित एकल परिवार। यहाँ पर जो अनुपूरित एकल परिवार है, 4th वाला विकल्प होगा। वहाँ परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या अधिक अविवाहित तलाकशुदा या विधवा संबंधी रहते हो, वहाँ कौन सा परिवार होगा, अनुपूरित एकल परिवार होगा। यहाँ पर दोहरा क्यों रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रश्न यहीं पर याद हो जाए। तो अगला प्रश्न है हमारा, वहाँ परिवार जिसमें कोई विधवा या फिर विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों जो या तो अविवाहित हो अथवा विधुर या विधवा तलाकशुदा हो के साथ रहते हो, वहाँ कौन सा परिवार है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप आंसर को चुने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपमूल परिवार। याद रखिएगा, वहाँ परिवार या फिर उपमूलक परिवार जिसमें कोई विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों के साथ रहते हो, वहाँ कौन सा परिवार होगा, उपमूलक परिवार होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट से के माध्यम से पूछ सकते हैं। 18वां प्रश्न है, वहाँ परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपने विधवा सास के पास रहे, वह कौन सा परिवार होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं कि वो अनुपूरित मूल परिवार है। वहाँ परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपने विधवा सास के पास रहे, वहाँ परिवार अनुपूरित मूल परिवार होगा। तो यहाँ पर चारों विकल्पों के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो आपको इन सभी के बारे में आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति बनाता है तो यहाँ उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, चाहे उसकी शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार द्वारा क्यों ना उठाया गया हो। ये कौन सा अधिनियम के अंतर्गत ये घोषणा की गई है? हिंदू विद्याधन अधिनियम 1930, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिंदू विद्याधन अधिनियम 1930। याद रखिएगा, इसके द्वारा घोषणा की गई है, इस अधिनियम के द्वारा, कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति बनाता है तो यहाँ उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, चाहे उसकी शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार द्वारा उठाया गया हो। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। तो ये तो साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ये एकांकी परिवार है या फिर एकल परिवार है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं समाज, परिवार, समुदाय या फिर समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा वो होता है परिवार। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग भी होता है, साथ में जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिवार कहते हैं।
रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मुख्य कार्य नहीं है रीड के अनुसार पूछा गया है? सामाजिक सुरक्षा, वंशवृद्धि, सामाजिकरण या फिर यौन इच्छा की पूर्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा। याद रखिएगा, रीड के अनुसार सामाजिक सुरक्षा मुख्य कार्य नहीं है परिवार का। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसे प्रभव परिवार कहेंगे और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे प्रजनन परिवार कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उसे प्रभव परिवार कहते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे प्रजनन परिवार कहते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आर्गवन एवं नेमकॉफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसके अनुसार पूछा गया है, किसके द्वारा पूछा गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? क्रीड़ा प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य या फिर रक्षा संबंधी कार्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। क्रीड़ा प्रशिक्षण ये परिवार का मुख्य कार्य नहीं है आर्गवन एवं नेमकॉफ के अनुसार। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आईपी देसाई एवं के.एम. कापड़िया के योगदान की संबद्धता है? किससे है? परिवार व्यवस्था से है, वर्ग व्यवस्था से है, जाति व्यवस्था से है या फिर धर्म व्यवस्था से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये परिवार व्यवस्था से है। आईपी देसाई एवं के.एम. कापड़िया के योगदान की जो संबद्धता है वो परिवार व्यवस्था से है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है? धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण या फिर समाजीकरण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्म का पालन। याद रखिएगा, किंग्सले डेविस ने पारिवारिक कार्य किस पर बल नहीं दिया है? तो ये धर्म का पालन पर बल नहीं दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली में पूछा गया है कि जो परिवार है उसके सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? पिता का, परिवार के मुखिया का, माता का या फिर उक्त सभी का? तो यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है उसका यहाँ पर नियंत्रण रहता है संयुक्त परिवार में, चाहे वो स्त्री हो या फिर चाहे वो पुरुष हो। जो परिवार का मुखिया होगा उसका नियंत्रण होगा संयुक्त परिवार प्रणाली में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वो होता है? दाई भाग, मिताक्षरा, सपिंड या फिर सगोत्र? तो यहाँ पर जो सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वहाँ क्या होता है? दाई भाग, मिताक्षरा, सपिंड या फिर सगोत्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिताक्षरा। यहाँ पर मिताक्षरा के प्रवर्तक के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? सही हो सकता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ कथन है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ पर देखिए, क्यूज के तौर पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या फिर अनिवार्य शिक्षा से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल विवाह से। याद रखिएगा, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो किससे होगा? बाल विवाह से होगा। मिताक्षरा, मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है? जिसके बारे में अभी बता चुका हूँ कि आगे आपको बताया जाएगा। चारों विकल्प हैं, ज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर है, वात्स्यायन है या फिर याज्ञवल्क्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा, जो मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक हैं वो विज्ञानेश्वर है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, किसने कहा?
यहाँ पर जो कथन है या फिर परिभाषा कह सकते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया? वेस्टमार्क के, जुकरमैन के, मेलिनोवस्की के या फिर रेडक्लिफ ब्राउन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा ये कहा है मेलिनोवस्की ने कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा। ये किसके द्वारा कहा गया? मेलिनोवस्की के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? जो विद्यालय है उसको बचपन का घर किसने कहा है? कमेनियस ने कहा है, मांटेसरी ने, फ्रोबेल ने या फिर रेमांड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये मोंटेसरी द्वारा कहा गया है कि विद्यालय को बचपन का घर मांटेसरी द्वारा कहा है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसने कहा? पेस्टालोजी ने, मैजिनी ने, बोगार्ट्स ने या फिर काम्टे ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी ने। याद रखिएगा परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ पेस्टालोजी द्वारा कहा है। अगला प्रश्न है, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? यहाँ पर देखिए जो परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था? तो ये संयुक्त परिवार का था, सब मिलजुल कर रहते थे। पहले बहुत बड़ा परिवार होता था और जहाँ पर ज़्यादा सदस्य होते थे उसको क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे, और यही स्वरूप होता था परंपरागत हिंदू परिवार का। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात होना आवश्यक है? व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज के लिए व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? यहाँ पर देखिए एकल परिवार में पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। तो उनमें एकांकीपन की भावना भी होती है, आत्मनिर्भर भी रहते हैं और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है एकल परिवार में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक इन चारों विकल्पों में से कौन है? वेस्टन मार्क है, किम्बल यंग है, आस्कर लेविस है या फिर किंग्सले डेविस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये वेस्टन मार्क के हैं। स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक वेस्टन मार्क हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जो कि आप सभी को पता है। ये फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? यहाँ पर जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ये फैमुलस शब्द से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है। परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है या फिर परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परिवार एक संस्था है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है, प्राथमिक समूह, हम समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या फिर समुदाय। तो यहाँ पर देखिए जो समाज में परिवार का उदाहरण होगा वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है परिवार। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार कहेंगे, जन्म का परिवार कहेंगे, जनता का परिवार कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको क्या कहेंगे आप? जन्म का परिवार कहेंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि यहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है मेरे को तो आप कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसको और कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं यह चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिले और अच्छे प्रश्न मिले। तो यहाँ पर 43वां प्रश्न है, एकल परिवार का एक रूप नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एकल परिवार का कौन सा एक रूप नहीं है पूछा गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, अनुपूरित मूल परिवार, उपमूल परिवार, अनुपूरित साखी परिवार या फिर अनुपूरित एकल परिवार। मैंने एकल परिवार के आपको 4 रूप बताए थे और चारों रूपों की प्रश्न के बारे में भी आपको बताया था। यदि आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा और देखा होगा तो मैंने वहाँ पर मूल एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार और अनुपूरित मूल परिवार के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि राइट आंसर क्या होगा, अनुपूरित साखी परिवार। ये एकल परिवार का एक रूप नहीं होता है, ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? यहाँ पर देखिए विकासवादी सिद्धांत के समर्थक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क और लुईस मॉर्गन। ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए एक पत्नी के एक से अधिक पति है, तो ऐसे परिवार को आप क्या कहेंगे? बहुपति परिवार कहेंगे, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार या फिर नव स्थानीय परिवार। तो यहाँ पर एक से अधिक पति है तो उसे बहुपति परिवार कहेंगे। यदि एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार होगा तो उसे बहुपति परिवार कहा जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए मातृ सत्तात्मक परिवार के बारे में पूछा गया है, कहाँ पाए जाते हैं। मातृ सत्तात्मक परिवार में मुखिया कौन होती है? स्त्री होती है, जो माँ होती हैं, और मातृ सत्तात्मक परिवार की मुखिया होती हैं। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं संपूर्ण विश्व में, भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में, या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो मातृ सत्तात्मक परिवार है वो भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाई जाती है। याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त परिवार की विशेषता है। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता के बारे में आपको बताना है। सहभोगिता, सहनिवास, या फिर संपत्ति में सहभोगिता, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता सहभोगिता भी होती है, सहनिवास भी, और संपत्ति में सहभागिता भी होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उक्त सभी होगा। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, या फिर पेस्टालोजी का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन प्लेटो का है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये मैजिनी का कथन है। इनके द्वारा कहा गया है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दुर्खिम, हॉब्स, लॉक, या फिर रूसो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, या फिर सामूहिक मन का सिद्धांत? यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप राइट आंसर समझ सकते हैं, या फिर राइट आंसर आप लगा सकते हैं कि ये मार्क्सवादी सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और सामूहिक मन का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? यहाँ पर देखिए सामाजिकरण के साधनों में से आपको बताना है कौन सा साधन औपचारिक है। यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, धर्म, प्रथा, परिवार, या फिर शिक्षा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा। याद रखिएगा सामाजिकरण के साधनों में शिक्षा साधन औपचारिक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सामाजिकरण अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? निकटता है, भ्रातृत्व है, पारिवारिक जागरूकता है, या फिर स्थायी संबंध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारिवारिक जागरूकता। सामाजिकरण अंतःक्रिया के लिए जो सदस्यों में महत्वपूर्ण है वो पारिवारिक जागरूकता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार में होते हैं। यहाँ पर देखिए जो वंश परंपरागत साखी परिवार संयुक्त परिवार होते हैं उसमें क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर होगा
तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व साखी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, उस परिवार को क्या कहेंगे? वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? जो सामाजिक प्रतिनिधान है उसकी अवधारणा के बारे में पूछा है। टेफ्ट ने दी है, दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने या फिर आर्गबन ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ई दुर्खिम ने। याद रखिएगा जो सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है वो ई दुर्खिम द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि इस तरह के जो परिवार होता है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, सबको मालूम है कि लड़के और लड़कियां की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर लड़के की आयु होती है 21 वर्ष और लड़की की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यहाँ एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचेंगे? यहाँ पर आप इस बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं, या फिर परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो बताया गया है एकदम सही बताया गया है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है या नहीं, चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सही नहीं है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए परिवार के बारे में हम बात करें तो वंश नाम के आधार पर भी होता है। बहुत सारे परिवार होते हैं लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वही बात पूछी गई है, वो सिर्फ प्रश्न में यही कहा गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, इसी में परिवार को समेटा गया है। तो ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। यह कथन किसका है? डॉक्टर कर्वे का है, कापड़िया का है, रजनी कोठारी का है या फिर प्रभु का है? काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये के.एम. कापड़िया का कथन है। उनका कहना है कि भारत में जो परिवार का अर्थ होता है वो संयुक्त परिवार होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने समाज को एक सामवयी माना है? मैकाइवर एवं पेज ने, चार्ल्स कूले ने, किंग्सले डेविस ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स कूले ने। याद रखिएगा इन्होंने समाज को एक सामवयी माना है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समाज एक सामवयी है। समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान का है? मारिस जिन्सबर्ग का है, बोगार्ट्स का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है या फिर रॉबर्ट मर्टन का है? यहाँ पर देखिए विचार पूछा गया है कि ये किस विद्वान का विचार है कि समाज एक सामवयी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? बाटोमोर द्वारा कहा गया, प्लेटो, पेरेटो या फिर अरस्तु? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। इनके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? साधारण सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि वो विस्तृत परिवार है, नाभिक परिवार है, संयुक्त परिवार है या फिर पितृसत्तात्मक परिवार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार कौन सा होगा? संयुक्त परिवार होगा।
बच्चों के लिए खेल है एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, या फिर समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। तो बच्चों के लिए खेल क्या है, आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये जन्मजात प्रवृत्ति है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार की इकाई होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति या फिर भाई बहन। तो यहाँ पर किसी एक को आप जज नहीं कर सकते, एक को बता नहीं सकते कि परिवार की इकाई ये है। परिवार का जो प्रत्येक सदस्य होता है या फिर प्रत्येक व्यक्ति होता है वो परिवार की इकाई होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको सभी को पता होगा कि जो बच्चे का जो प्रथम गुरु है वो माता को माना जाता है। यदि प्रश्न में पूछे कि बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है तो वो माता को माना जाता है। आदर्श परिवार किसे माना जाता है, संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आदर्श परिवार के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा छोटे परिवार को। छोटे परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है, यहाँ पर बताना है आश्रितों में कौन शामिल है, वृद्ध, बच्चे, आश्वस्त व्यक्ति या फिर ये सभी। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार जहाँ पर आ जाए वहाँ पर वृद्ध भी होंगे, बच्चे भी होंगे और आश्वस्त व्यक्ति भी होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है हिंदी विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। यहाँ पर जो हिंदी विवाह अधिनियम है इसको कब लागू किया गया, 15 जून 1951, 18 मई 1955, 25 मार्च 1958 या फिर 26 अप्रैल 1953। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 18 मई 1955। याद रखिएगा हिंदी विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू किया गया। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए सामाजिक बुराइयों का उदाहरण आपको बताना है। बाल विवाह है, दहेज है, बाल श्रम है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बाल विवाह भी है, दहेज भी है और बाल श्रम भी है। तीनों ही सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए जब परिवार टूटता है तो बच्चों पर जो होने वाली प्रतिक्रिया है वो तीनों होगी, बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना और बच्चों का कुंठित होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। एकल परिवार से तात्पर्य, यहाँ पर देखिए एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे रहते हो। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। तो यहाँ पर देखिए एकल परिवार के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे क्या कहेंगे, एकल परिवार कहते हैं। संपूर्ण परिवार किसके अंतर्गत आएगा, तो ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक सामाजिकरण है। यहाँ पर प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में पूछा गया है। शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज में सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज में सीखना या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। यहाँ पर प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में बात हो रही तो आपका राइट आंसर होगा शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण है। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई, देखिए मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, परिवार होगी। साधारण सा प्रश्न है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। लड़कियों की आयु देखिए यहाँ पर प्रश्न में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सबसे पहले वहाँ पर लड़के पूछे थे और बाद में लड़कियाँ। तो आपको इसी को ध्यान देना है, सबसे पहले लड़की पूछा गया है और बाद में लड़का के बारे में पूछा गया है। लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु पूछी गई है तो लड़कियों की आयु होगी 18 वर्ष और लड़के की आयु कितनी होगी, 21 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले किसका पूछा गया है, किसकी आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर लड़की की पूछी गई है और बाद में लड़कों की आयु पूछी गई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2006 में, 2008 में, 2011 में या फिर 1997 में। आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया। यहाँ पर देखिए पारित पूछा गया है कि किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2006 में किया गया था। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था।
कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या फिर सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हो। तो यहाँ पर कौन से परिवार की विशेषता नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो यहाँ पर यह विशेषता परिवार की नहीं है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी आय भिन्न जमा नहीं होती हैं, वो एक साथ जमा होती हैं। जो मुखिया होता है उनके पास में आय जो होती हैं वो जमा होती हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धार्मिक केंद्र से? तो साधारण सा प्रश्न है, बच्चों को जो सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है वो कहाँ से होगा? परिवार से होगा। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है, आपने सभी ने काफ़ी बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि ये लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यहाँ कथन इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, गोत्र है, वंश है, परिवार है, या फिर उक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार। जो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई होगी वो परिवार होगी। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण पूछा गया है। वहाँ जिस समाज में रहता है, वहाँ जिस घर में रहता है, वहाँ जिस परिवार में रहता है, या फिर वहाँ जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वहाँ जिस परिवार में रहता है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का जो सर्वोत्तम उदाहरण होगा वो उसका परिवार होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य आपको बताना है। मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या फिर उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मानव का सामाजिकरण प्राणी होना। ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक विभेद क्या होता है? यहाँ पर जो लैंगिक विभेद है इसके बारे में पूछा गया है। ये क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना होती है, समाज में सांप्रदायिकता की भावना होती है, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम हैं, या फिर समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार है। तो यहाँ पर लैंगिक विभेद के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, ये लैंगिक विभेद होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रश्न यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है पूछा गया है, और इस प्रश्न के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये विशेषता परिवार की नहीं है। प्राथमिक सामाजिकरण है, इसको भी हम पहले बता चुके हैं। ये शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना है। कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लास्ट में आपको ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उसके बदले। तो अगला प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? परिवार से प्राप्त होगा। 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकिक आर्थिक इकाई को कहते हैं। यहाँ पर नाभिक परिवार के बारे में आपको बता चुका हूँ। एकल परिवार को ही नाभिक परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर एकांकी परिवार होगा, संयुक्त परिवार होगा, उत्पादक परिवार होगा, या फिर विस्तारित परिवार होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विस्तारित परिवार। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार को या फिर एकिक आर्थिक इकाई को क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। पारिवारिक वृक्ष है, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, या फिर किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। तो साधारण सा प्रश्न है, जो पारिवारिक वृक्ष है वो किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है,
एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है। यहाँ पर देखिए, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार में जो कार्यभार होता है वो कम होता है। इसका क्या कारण है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप या फिर कर्तव्यों की उपेक्षा। एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? यहाँ पर आपको एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण बताना है। देखिए, जो एकल परिवार होता है उसमें कम सदस्य होते हैं, जनसंख्या की कमी होती है, महंगाई भी कम होती, कम सदस्य होंगे तो महंगाई की कमी होगी, और वहाँ पर कलह की संभावना भी अधिक नहीं होगी, कमी होगी कलह की संभावना, क्योंकि वहाँ पर कम सदस्य होंगे। जो संयुक्त परिवार है उसमें कलह होने की संभावना ज़्यादा होती, महंगाई भी होती है, और जनसंख्या में भी वहाँ पर वृद्धि होती है, यानी ज़्यादा होती है जनसंख्या भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी, जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना, ये एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या फिर किसी से भी। तो यहाँ पर किसी परिवार को किससे दर्शाएगा? पारिवारिक वृक्ष से। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है, तो इसके बारे में बता चुका हूँ। मानव का सामाजिक प्राणी होना, ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया है, व्यक्तिकरण को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को, या फिर केवल सहयोग को? यहाँ पर संयुक्त परिवार के बारे में पूछा गया है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया है, तो इसने सुस्ती को भी किया है और साथ में परस्पर सहयोग को भी प्रोत्साहित किया है संयुक्त परिवार ने भारतीय समाज में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है, तो इसके बारे में बता चुका हूँ। वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति, ये तीनों ही आश्रितों में शामिल है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपको सत्य कथन को पहचानना है, कौन सा है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। सरल सा प्रश्न है, चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल, संयुक्त, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समरक्त संबंध का उदाहरण वो एकल परिवार में भी परिलक्षित होता है और संयुक्त परिवार में भी परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि कुछ प्रश्न रिपीट हुए थे, तो यहाँ पर उन प्रश्नों की जगह पर 3 प्रश्न और लिए गए हैं। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या फिर इन सभी में, तो यहाँ पर अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो प्रदर्शन में भी कर सकता है, उचित अनुचित में भी, और सुख दुख में भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इन सभी में होगा। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप चारों विकल्पों को पढ़ते ही आंसर समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होगा, इसमें छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास भी होगा, साथ में छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, परिवार समाज की धुरी है, यह कथन किसका है? रास का है, मैकाइवर का है, काम्टे का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा काम्टे का। परिवार समाज की धुरी है, यह कथन काम्टे का है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कुछ प्रश्न रिपीट हुए थे, उसके
बजाय आपको अलग से 3 प्रश्न दे दिए गए हैं। तो आज की जो 100 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार का वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।